नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अपने घर यानी पृथ्वी के आंगन से शुरू होकर सीधे ब्रह्मांड के उस आखिरी छोर तक जाएगा। आज हम भूगोल के कुछ ऐसे बुनियादी और अहम शब्दों को डिकोड करेंगे जिन्हें गहराई से समझने के बाद रात के उस चमचमाते आसमान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम रात के आसमान में दिखने वाले खगोलीय पिंडों की बात करेंगे, फिर तारा मंडल और दिशा निर्देशन को समझेंगे। इसके बाद हम अपने सौरमंडल, पृथ्वी और उसके उपग्रहों पर नजर डालेंगे और अंत में उस विशाल ब्रह्मांड की गहराई को महसूस करेंगे। सब कुछ एक एक करके, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, रात के आसमान के खगोलीय पिंड। अगर हम रात के आसमान की बात करें तो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी यानी चंद्रमा हर दिन एक साथ तो बिल्कुल नहीं दिखता, है ना। भूगोल के दो बहुत ही दिलचस्प शब्द इसे साफ करते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। महीने में सिर्फ एक बार हमें आसमान में पूरा चमकता हुआ गोल चांद दिखाई देता है और इसी रात को पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन ठीक 15 दिन बाद नज़ारा एकदम बदल जाता है। आसमान से चांद गायब सा हो जाता है और हमें एक घोप अंधेरी रात मिलती है जिसे हम अमावस्या या नए चंद्रमा की रात कहते हैं। ये बदलाव वाकई कुदरत का एक बेहतरीन चक्र है। अब आसमान में दिखने वाली इस सभी चीजों को अगर एक नाम में पिरोया जाए तो वो शब्द है खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज। चमकता हुआ सूरज, घटता बढ़ता चांद और रात के अंधेरे में टिमटिमाती वो अनगिनत चीजें, ये सब खगोलीय पिंड ही तो हैं। भूगोल की दुनिया में अंतरिक्ष में मौजूद हर प्राकृतिक वस्तु इसी एक बुनियादी शब्द के दायरे में आती है। लेकिन एक बात पक्की है, सभी खगोलीय पिंड एक जैसे नहीं होते। इनमें से कुछ पिंड आकार में बहुत बहुत विशाल और बेहद गर्म होते हैं। असल में ये पूरी तरह से गैसों से बने होते हैं। इनके पास खुद की जबरदस्त ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे ये लगातार अंतरिक्ष में बिखेरते रहते हैं। ऐसे खास पिंडों को ही तारा या स्टार कहा जाता है। और यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात, क्या हम जानते हैं हमारा अपना चमकता हुआ सूरज भी असल में एक तारा ही है। बस वो पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए हमें इतना बड़ा और गर्म लगता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने तारों के बारे में जाना, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती। वे पूरी तरह से तारों से मिलने वाली रोशनी से ही चमकते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लैनेट कहा जाता है। इस पूरे विश्लेषण की ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। तारे खुद प्रकाश पैदा करते हैं जबकि ग्रह सिर्फ उस प्रकाश से रोशन होते हैं। इसी के साथ हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, तारामंडल और दिशा निर्देशन। रात के समय जब हम आसमान को निहारते हैं तो अनगिनत तारों के बीच कुछ खास तरह के पैटर्न या आकृतियां साफ नजर आती हैं। तारों के अलग अलग समूहों से बनी इन्हीं आकृतियों को नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है अर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। पुराने समय में आसमान की उस बेतरतीब भीड़ को समझने का ये एक शानदार तरीका था। और हाँ, इसी का एक बहुत ही आसानी से पहचाना जाने वाला हिस्सा है सप्तऋषि यानी 7 तारों का एक खास समूह। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने में लोग रात के समय दिशा कैसे खोजते होंगे। ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर सप्तऋषि मंडल के 2 संकेतक तारों यानी पॉइंटर स्टार्स को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे सीधे आगे बढ़ाया जाए तो वो रेखा सीधा एक खास चमकते हुए तारे की तरफ इशारा करती है। आसमान में दिशाओं को पढ़ने की ये प्राचीन कला वाकई अद्भुत है। और जिस तारे की ओर ये सप्तऋषि इशारा कर रहे थे उसे ध्रुव तारा या पोल स्टार कहते हैं। ये तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आसमान में अपनी जगह कभी नहीं बदलता, ये बिल्कुल स्थिर रहता है। बस इसी वजह से सदियों तक रात के अंधेरे में सही रास्ता खोजने के लिए ध्रुव तारा नाविकों और यात्रियों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, यानी हमारा अपना सौरमंडल। हम ये तो जान ही चुके हैं कि ग्रह वो पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। लेकिन इस प्लैनेट शब्द की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये असल में ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाले या भटकने वाले। पुराने खगोलविदों ने जब देखा कि पीछे के स्थिर तारों के मुकाबले ये पिंड आसमान में लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं, तो उन्होंने इन्हें घूमने वाले यानी प्लैनेट नाम दे दिया। हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। अगर सूरज से उनकी दूरी के हिसाब से बात करें तो उनका सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। इसे आसानी से याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, एक सिंपल सा अंग्रेजी वाक्य, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर हमें क्रम से एक ग्रह का नाम याद दिला देता है ना ये इसे याद रखने का एक कमाल का तरीका। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं रास्तों को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि ये रास्ते बिल्कुल गोल, मेरा मतलब है ये एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि असल में ये दीर्घवृत्ताकार हैं, यानी थोड़े खींचे हुए या अंडाकार आकार में फैले हुए हैं। मिसाल के तौर पर बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, तो उसे अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में महज 88 दिन लगते हैं। अब हम अपने सफर के चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम बात करेंगे पृथ्वी और उपग्रहों की। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह सच नहीं है। असल में हमारी पृथ्वी ध्रुवों यानी पोल्स के पास थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसके सटीक आकार को बताने के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है भू-आप या जियोइड। भू-आप का सीधा सा मतलब है पृथ्वी के समान आकार। तो हमारा नीला ग्रह पूरी तरह गोल नहीं बल्कि भू-आप आकार का है। पृथ्वी के आकार को जानने के बाद अब समझते हैं कि उपग्रह या सैटेलाइट किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रहों का सूरज का चक्कर लगाना। जिस तरह ग्रह सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह उपग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ब्रह्मांड में गति और गुरुत्वाकर्षण के शानदार तालमेल का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। और जब हम उपग्रह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसकी आती है? बिल्कुल सही, हमारे चांद की। चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर ये इतना दूर है तो इतना बड़ा क्यों दिखता है? वो इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष के बाकी खगोलीय पिंडों के मुकाबले चांद हमारे सबसे ज्यादा करीब है। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव, विशाल ब्रह्मांड। ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी अंतरिक्ष में बहुत कुछ मौजूद है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। ये अनगिनत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पूरी पट्टी यानी बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं उल्कापिंड या मीटेरॉइड्स। ये सूरज का चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से घुसते हैं तो रगड़ खाने की वजह से जल उठते हैं और हम उन्हें देखकर कहते हैं, अरे देखो टूटता हुआ तारा। अगर हम कभी अंधेरी रात में साफ आसमान को देखें तो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली हुई एक चौड़ी सफेद तारों की पट्टी नजर आ सकती है। इसे ही आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोगों ने आसमान में इसे देखकर कल्पना की थी कि जैसे अंतरिक्ष में रोशनी की कोई नदी बह रही हो, और वहीं से इसका ये खूबसूरत नाम पड़ा आकाशगंगा। ये सिर्फ एक सफेद पट्टी नहीं है, बल्कि करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक बहुत ही विशाल सिस्टम है। और हमारा अपना सौरमंडल तो बस इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी इस पूरी शब्दावली यात्रा की सबसे बड़ी और अहम परिभाषा यहीं छिपी है। ध्यान से सुनिएगा। जब करोड़ों तारे, गैसें और बादल आपस में मिलते हैं तो एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बनती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं एक साथ मिलती हैं, तब जाकर निर्माण होता है ब्रह्मांड का, यानी हमारी यूनिवर्स का। ये इतना विशाल है, इतना अनंत है कि वैज्ञानिक आज तक इसके आखिरी छोर का पता नहीं लगा पाए हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये आज के हमारे इस पूरे सफर का एक बेहतरीन निचोड़ है। जरा इसके सबसे अंदर वाले छोटे घेरे को देखिए। वहां हम और हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। हमारा वो पूरा सौरमंडल विशाल आकाशगंगा के अंदर महज एक छोटे से बिंदु जैसा है, और वो आकाशगंगा उस अनंत ब्रह्मांड के अंदर समाई हुई है। ये तस्वीर हमें बहुत ही खूबसूरती से ये एहसास दिलाती है कि इस अथाह ब्रह्मांड में हमारी असल जगह क्या है। तो इस शानदार सफर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अब जब हम इस असीमित विशालता को जान चुके हैं, जब हम पूर्णिमा, अमावस्या, चमकते तारों, दिशा दिखाने वाले ध्रुव तारे और आकाशगंगाओं की उस अनंत गहराई को समझ चुके हैं, तो क्या अगली बार जब हम रात के आसमान को देखेंगे तो हमारा नजरिया वही रहेगा? शायद बिल्कुल नहीं।
अब वो आसमान सिर्फ टिमटिमाते बिंदुओं का पर्दा नहीं, बल्कि भूगोल और विज्ञान के एक अद्भुत महासागर की तरह नजर आएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, कभी कभी रुक कर उस विशाल आसमान की तरफ देखना मत भूलिएगा।